समुद्र में जाकर मछलियों को पकड़कर लाना कोई आसान काम नहीं होता और इसमें पैसे भी काफ़ी कम मिलते हैं। लेकिन जो आपका पेशा होता है आपको उसे अपनाए रखना चाहिए। सही समय आने पर भगवान आपको आपके हिसाब से फल देता ही है। इसीलिए मैं भी पिछले 7 सालों से ये काम करता आ रहा हूँ। हमारे पास एक छोटी सी कश्ती है और मेरा दोस्त महेश हमेशा मेरे साथ समुद्र में जाता है और हम इकट्ठे मछली पकड़कर लेकर आते हैं। कभी कभी हमें 3-4 और लोगों की ज़रूरत भी पड़ती है जब बहुत ज़्यादा मछली की ज़रूरत हो, और कभी कभी बार बार हमें आते जाते रहना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है किसी दिन मछली पकड़ने के लिए जाओ और हाथ में कुछ नहीं लगता। हमारा जो मछली पकड़ने वाला जाल होता है वो फट जाता है और वो दिन सबसे बेकार निकलता है। इस बार भी वक्त सुबह का था और यहाँ पर कई कश्ती थी। किसी को भी ये पता नहीं होता कि दूसरा कहाँ जाने वाला है और कभी कभी किसी एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। मैंने महेश को कहा था, महेश ऐसा करते हैं इस बार थोड़ा दूर दराज निकलते हैं, ज़्यादा गहरे समुद्र में ज़्यादा मछलियाँ मिल सकती हैं, तो वहाँ चले। इस बार ज़्यादा दूर जाकर आएंगे और ढेर सारी मछलियाँ पकड़ कर लेकर आएंगे, ज़्यादा पैसे कमाएंगे हम। महेश भी तैयार था क्योंकि वो अपना घर बनाना चाहता था और उसे बहुत पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए वो ज़्यादा मेहनत करने को तैयार था। लेकिन महेश ने मुझे ये भी कहा था, यार तूफान की वार्निंग दी गई है, क्या हमें जाना चाहिए? देख सही, आधी जो कश्ती वाले हैं वो जाना नहीं चाहते। मैंने कहा, महेश देख, तूफान की वार्निंग कल के लिए दी गई है, आज के लिए थोड़ी ना दी गई है। महेश ने कहा, देख कभी कभी वहाँ पर हमारी बोट खराब हो जाती है, तब रात भी गुजारनी पड़ती है, ज्वार भाटा आता है, मुश्किल बढ़ जाती है, ऐसा ना हो। मैंने कहा, नहीं नहीं देख, दोपहर तक हम वापस आ जाएंगे और वैसे भी तूफान की चेतावनी कल के लिए है, कल नहीं जाएंगे, चल चल जल्दी निकलते हैं। मैंने महेश को मना लिया था। इस तरह से हम समुद्री तट से दूर निकलते जा रहे थे। आसपास हमें कई और कश्ती भी नजर आ रही थी, लेकिन हम उनसे काफ़ी दूर निकल आए। बहुत बड़ा होता है समंदर, जितनी दूर तक देखो आपको पानी ही नजर आता है और कभी कभी ऐसा लगता है ये पानी खत्म होगा ही नहीं, समुद्री तट आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बोट है तब तो आप समुद्री तट तक बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। कभी कभी अगर मोटर खराब हो जाए तो परेशानी बहुत बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा कभी कभी ही होता है। दोपहर तक हम जाल बिछाते रहे, मछलियों को पकड़ती रहे, किसी भी तरह की कोई परेशानी सामने नहीं आ रही थी। यहाँ छोटे मोटे कुछ टापू बने हुए थे, अब उन्हें टापू भी नहीं कहा जा सकता, कह सकते हैं बड़ी बड़ी चट्टानें जिन पर चढ़ा तक नहीं जा सकता। और कभी कभी अगर हमारी बोट उन चट्टानों से टकरा जाए तो खराब भी हो सकती है और टूट भी सकती है, इसीलिए हम उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखे हुए थे। लेकिन अचानक हवा चलने लगी और हवा धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, लेकिन आसमान में बादल बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे। ऐसा तब होता है जब दूर चक्रवात हो और हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। महेश ने मुझे कहा, देख जितनी भी मछलियां हो गई हैं, ऐसा करते हैं अब हम निकलते हैं। मैंने मोटर स्टार्ट करने की कोशिश की, मोटर स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। 10 मिनट निकल चुके थे। फिर महेश मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा था इसकी रिपेयर करवा ले, पिछले महीने भी बंद पड़ गई थी ना, 1 घंटा लगा था, बड़ी मुश्किल से हमने बोट को स्टार्ट किया था और वो भी किसी और की मदद से। यहाँ आसपास कोई बोट नजर नहीं आ रही, देख बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं, ऊपर से हवा चलनी शुरू हो गई है। मैंने भी मोटर स्टार्ट करने की कोशिश की, महेश ने भी मोटर स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। 1 घंटा बीत चुका था। हम दोनों मायूस हुए और उसी कश्ती पर बैठ गए। हे भगवान, अब क्या करें? मैंने चप्पू उसके हाथ में थमाया और कहा, अब आगे की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं। किसी को संदेश भी भेजा नहीं जा सकता, मैं तो फ्लेयर गन भी नहीं लेकर आया, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं कोई ना कोई यहाँ से गुजरेगा, हम इशारा कर देंगे। दोपहर का वक्त शाम तक
कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। हवा काफी तेज चलने लगी थी। अब तो बादल भी घिर आए थे और लहरें काफी ऊंची ऊंची उठने लगी थीं। हमने लाइट दूर दूर तक मारने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई नजर नहीं आ रहा था। और अगर ये रात हम समुद्र में बिताते, अगले दिन तो चक्रवात पक्का ही आने वाला था। यानी कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में थे। महेश रोने ही लगा था और मैं भी उसे संभालता, लेकिन खुद भी बीच बीच में रोता ही। हमने कोशिश तो की किसी चट्टान के पास पहुंचने की, लेकिन कोई भी चट्टान इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी कि अगर तूफान आ जाए वहां पर रुका जा सके। और वैसे भी लहरें अब हमारी बोट को धकेलने लगी थीं। हम उस बोट को कंट्रोल नहीं कर रहे थे, हवाएं और लहरें कर रही थी। और ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है, बुरा संकेत, यानी कि आप मुसीबत में फंस चुके हैं। इसके बाद हम टॉर्च कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ, कोई तो हमें रेस्क्यू करने के लिए आएगा ना। वहां पता होगा कि हम कश्ती लेकर गए हैं, इतने समय तक वापस नहीं आए तो कोई रेस्क्यू करने के लिए आएगा ना। लेकिन हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी, किसी को नहीं पता था कि हम वापस आए हैं या नहीं। ये हम बार बार सोचना नहीं चाहते थे। लेकिन तभी एक तरफ से लाइट हमारी तरफ पड़ी और हमारी आंखें चुंधिया गई। अरे अरे, ये क्या? लगता है कोई बोट है, हमें सिग्नल दे रही है। किसी ने एक तरफ से टॉर्च हमारी तरफ मारी थी, रोशनी साफ नजर आई, लेकिन लहरें काफी ऊंची उठने लगी थी और हम भी बार बार जितनी मछलियां थी उन्हें नीचे गिराकर अपनी बोट को हल्का करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी बार फिर से टॉर्च की रोशनी एक तरफ से पड़ी। अब कोई तो था उस तरफ। हमने भी टॉर्च उस तरफ मारी, लेकिन कुछ समय तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो हमें लगा ये भ्रम हो रहा होगा, शायद बिजली कड़क रही है ना, तो हमें भ्रम हो रहा है। इस बार 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 कोई टॉर्च को ब्लिंक करने लगा और एक तरफ से काफी ज्यादा टॉर्च ब्लिंक हुए जा रही। तो हम भी इधर से संदेश भेजते गए और पता नहीं कैसे लहरें अब हमें उसी तरफ धकेलने लगी थी। धीरे धीरे हमारी कश्ती लहरों के कारण धकेलते धकेलते उस जगह के काफी करीब पहुंच गई और हम हैरान थे उस चीज को देखकर। यह संभव कैसे हो सकता है? ये एक बड़ी हवेली की तरह थी, कह सकते हैं किले का एक छोटा रूप, और पानी में तैर रहा। हमने अपनी आंखें मली, फिर महसूस किया हमें भ्रम तो नहीं हो रहा। ये कैसे हो सकता है? एक बड़ी हवेली पानी में तैर रही है। कोई कश्ती हो तो मान सकते हैं, बड़ा पत्थर हो तो मान सकते हैं, कोई टापू भी हो सकता है, लेकिन एक पूरी की पूरी हवेली पानी में तैर रही है। शायद ये कोई टापू होगा, उस टापू के ऊपर ये बड़ी हवेली बनाई गई होगी। अगर ऐसा है तो ये हमारे बचने का आखिरी रास्ता है। मैंने और महेश ने चप्पू मारने शुरू कर दिए थे, लेकिन हमें फायदा ही हो रहा था। लहरें धकेलती धकेलते हमें उस हवेली के करीब ले आई। वो हवेली किसी पत्थर के ऊपर नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे पानी में ही तैर रही है। और हम क्या ही कर सकते थे? हमें अपनी जिंदगी नजर आई थी, तो जल्दी से हवेली के एक तरफ बने वो चट्टान के हिस्से को हमने पकड़ा। अपनी बोट को रस्सी के सहारे एक खंबे पर हमने बांध दिया, जो उस हवेली के दाईं तरफ बना हुआ। फिर हम आगे वाले दरवाजे पर पैर रखकर दरवाजे को खोलकर हवेली के अंदर चले गए। वो एक बहुत बड़ी हवेली थी और दरवाजे से जब हम बाहर देख रहे, इतना तेज तूफान था ना, इसमें चाहे छोटा जहाज हो या बड़ा जहाज हो, अगर पानी के अंदर है तो बचना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये हमारी किस्मत है या कैसे हो सकता है कि तैरती हुई हवेली मिल गई हमें। लेकिन हमने जल्दी से दरवाजे को बंद किया। दरवाजा मोटा था, लहरों को रोक रहा था और हवेली के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं था। अब वो हवेली धीरे धीरे जो हिल रही थी वो स्थिर होने लगी, जैसे पानी में तैर रही हो, हिल रही हो, लेकिन अब एक जगह स्थिर हो गई, जैसे तूफान छट गया हो। और हमने जैसे ही दरवाजा खोला, हवाएं चलने लगी और हवेली भी हिलने लगी।
महेश ने धक्का देकर उस दरवाजे को बंद कर दिया। आदित्य, बंद करना, हवा के कारण हवेली हिल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब दरवाजा बंद हो गया, हवेली ने पूरी तरह से हिलना भी बंद कर दिया। हम देखकर हैरान थे। ये हवेली तो बहुत ज्यादा बड़ी लगती है, किसी किले के समान, और पानी में तैर रही है। चलो, जितना समय हम इसमें बिताएंगे ना, हम सुरक्षित रहेंगे। वहां कई लाइट्स लगी हुई थी और शायद वो लाइट्स समुद्री पानी से चार्ज हो रही बैटरी से चलती होंगी या कैसे। कोई भी तर्क हमारे दिमाग में आ नहीं पा रहा। लेकिन सीढ़ियां बनी हुई, कई कमरे बने हुए। हमने आवाज लगाई, वहां कोई नहीं था और ये हमें लगा ही था। फिर दिमाग में वो ख्याल आया, आखिर टॉर्च की रोशनी जो हमारी तरफ मार रहा था वो कौन था? क्या इस हवेली के अंदर से ही कोई टॉर्च की रोशनी मार रहा था? तो हमने आवाजें लगाई, लेकिन हमारी आवाजों का जवाब देने वाला वहां पर कोई नहीं था। इसीलिए वही जमीन पर बैठ गए हम। मौत से बचकर आए थे तो एक बार तो हमें यमराज ही नजर आ गए थे, लेकिन अब लगा कि हम यमराज के हाथों से थोड़ा खिसक चुके हैं। दूर नहीं गए हैं, मौत अब भी हमारे करीब है। ऐसी हवेली अगर समुद्र में है तो कभी भी डूब सकती है। इसीलिए अगर हम यहां पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बाहर हमारी बोट है ना, अगर ये हवेली जमीन में दफन होने लगी ना, हम अपनी बोट को लेकर फिर से समुद्र में निकल सकते हैं, एक और उम्मीद के तौर पर। तभी एक खुशबू ने हमारा ध्यान खींचा। महेश कहने लगा, ये पकी हुई मछली की खुशबू है ना? सच में भुनी हुई मछली की खुशबू आ रही थी। हमारा ध्यान उस तरफ गया। एक कमरे के अंदर से हल्की हल्की रोशनी निकल रही, जैसे अंदर आग जलाई गई हो। ये देखने के लिए जैसे ही हम उस कमरे के पास पहुंचे, सच में वहां एक चिमनी थी और उस चिमनी में आग जलाई गई थी और वहां पकी हुई मछली भी एक तरफ रखी गई। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी और वैसे भी हम भूखे थे। भले ही हमारे पास बहुत ज्यादा मछलियां थी, लेकिन कच्ची मछली को खाया नहीं जा सकता और समुद्री पानी को पिया नहीं जा सकता। इसीलिए हम भूखे भी थे, प्यासे भी थे। और यहां एक लकड़ी के कटोरे में पानी था, एक तरफ भुनी हुई मछलियां थी। इसे देखकर हमसे रहा ही नहीं गया। हमने किसी से पूछा तक नहीं, हमने सोचा तक नहीं। हम वो मछलियों को खाने लगे, कटोरे से पानी को पीने लगे, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने कभी भोजन देखा ही ना हो। जब कुछ पेट भरा, प्यास भी बुझी, फिर हम दोनों का एक दूसरे से यही सवाल था। समुद्र के बीच एक हवेली और हवेली में पका हुआ खाना, यहां चल क्या रहा है? हम जो देख रहे हैं वो सच है? ऐसा तो नहीं हमें झूठ नजर आ रहा है और हम समुद्र में ही हैं, मर रहे हैं? मैंने अपनी चूंटी काटी, दर्द हुआ तो मैंने कहा, नहीं नहीं, ये सब सच है, लेकिन हकीकत जैसा नहीं लगता। वहां खाना और भी ज्यादा था तो हम खाते चले गए, जब तक पेट पूरी तरह से भर नहीं गया और प्यास भी पूरी तरह से मिट नहीं गई। उसके बाद भी ज्यादा पानी पिया, तब जाकर दिमाग सही से काम करने लगा। और वैसे भी पानी के कारण शरीर काफी ज्यादा ठंडा हो चुका था। हमें हाइपोथर्मिया हो सकता था, लेकिन चिमनी की इस आग ने शरीर को भी गर्म कर दिया था। अच्छा महसूस हुआ। फिर मैंने भी महेश को कहा, ये किसी ने आग तो जलाई होगी, मुझे लगता है इस हवेली में कोई ना कोई तो है, हमें आवाज लगाते रहना चाहिए। और वैसे भी ये बहुत ज्यादा बड़ी हवेली है, मुझे लगता है हमें अलग अलग कमरों में देखना चाहिए, यहाँ कोई तो है जो शायद हमारी मदद कर सकता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सिर्फ हवेली नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी शिप है जिसे हवेली का रूप दिया गया है। विदेशी लोग बहुत कुछ बनाने लगे हैं, हो सकता है जहाज जो कि बिल्कुल हवेली जैसा लगता है, ये वो है जो पानी में तैर रहा है। तो यहाँ कोई कैप्टन भी होगा, यहाँ क्रू मेंबर भी होंगे, तो ढूंढते हैं उन्हें। हम उस कमरे से जब बाहर निकले, शरीर पूरी तरह से गीला था। सामने वाले कमरे को हम देखने लगे, जहां से अच्छी महक आ रही थी, और ये महक खाने की नहीं थी, ये महक परफ्यूम की थी। जैसे ही हमने उस कमरे के अंदर देखा, वो पूरा का पूरा कमरा कपड़ों से भरा पड़ा था। मोटे कपड़े,
पतले कपड़े, ढेर सारे कपड़े, और वो सारे के सारे कपड़े बिखरे पड़े थे। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारे कपड़े भीग चुके थे, ठंड जरूर लग रही थी। अगर हम अपने कपड़े बदल लें तो हम सुरक्षित रहेंगे। ये सोचकर हमने अपने गीले कपड़े उतारे और वो सूखे और मोटे कपड़े पहन लिए। माना कि इसे चोरी कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमें मिला, हम सीधे सीधे माफी मांग लेंगे कि हमने ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया है। हम कपड़े बदल चुके थे, लेकिन सवाल अब हमारे दिमाग में घूमता जा रहा, यहाँ चल क्या रहा है, कोई नजर क्यों नहीं आ रहा। फिर हम आवाजें लगाते गए, उस कमरे से बाहर आए, इस हवेली को अच्छे से देखने लगे। बिल्कुल बीच में आकर हमने हवेली की छत को देखा, जो देखने में 4 से 5 मंजिला लग रही, और सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए भी थी। कमरे ऊपर भी बने हुए, और वहां सबसे ज्यादा आवाज गूंज रही थी। लेकिन जब बाहर से बिजली कड़कती, वो बिजली कड़कने की आवाज हमें डरा देती, जिसमें हमारी आवाज दब सी जाती। लहरों की आवाज भी आ रही थी, लेकिन ये जो हवेली थी ये अब हिल नहीं रही, बिल्कुल स्थिर हो चुकी थी। महसूस तो ऐसा होता जैसे कि तूफान टल चुका है। यहां जितने समय रहेंगे सुरक्षित तो रहेंगे, इतना तो साफ लग रहा था। अचानक एक कमरे से हमें भागने की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने भारी जूते पहने हो। हम दोनों भागकर जब उस कमरे में पहुंचे, उस कमरे में टूटी फूटी पुरानी चीजें पड़ी थी। एक टेबल, उस पर कुछ बुरादा पड़ा हुआ, लकड़ी की कुछ चीजें भीगी हुई, कुछ पुराने शंख और सूखी हुई मछलियां और गला हुआ लकड़ी का सामान। और वो कमरा काफी ज्यादा बड़ा था, ज्यादातर वहां पर कचरा ही पड़ा हुआ। वहां भागने की आवाज आई थी, तो हमने आवाज लगाई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। आवाज तो यहीं से आई थी। अचानक बिजली कड़की और इतनी ज्यादा आवाज हुई कि हम सहम गए। जिसके बाद जब कोई जवाब दे ही नहीं रहा तो हमारी हिम्मत भी टूटने लगी। वहां इतना ज्यादा कचरा पड़ा था कि कोई भी छिपा हुआ हो सकता है, और हमें खतरे का एहसास हुआ। पता नहीं क्यों वो कमरा काफी ज्यादा ठंडा था। मैंने महेश को कहा, चल महेश बाहर निकलते हैं। महेश ने कहा, लेकिन आवाज तो यहीं से आई थी, इसका मतलब यहां पर कोई है। मैंने कहा, हो सकता है यहां पर कोई है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल बैठा बैठा सा जा रहा है। फिर हमारा ध्यान उस टेबल के ऊपर पड़ा। उस टेबल के ऊपर एक नक्शा पड़ा था। उस नक्शे को पूरी तरह से साफ किया गया था। मैं करीब जाकर उस नक्शे को देखने लगा तो वो नक्शा इस हवेली का था। यहां कई कमरे दिखाए गए थे। जितनी भी मंजिल ये हवेली है, हर एक कमरे के बारे में साफ साफ ये नक्शा बना हुआ। और सबसे ऊपर वाला एक कमरा, उस कमरे में खजाना दिखाया गया था। एक बड़ा लकड़ी का बक्सा और उसमें दिखाए गए सोने के सिक्के। मैंने और महेश ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरे कहा, महेश ये क्या चीज है? महेश ने कहा, मुझे भी ये नक्शा ही लगता है। क्या ये खजाने का नक्शा हो सकता है? ऐसी जगह पर कोई खजाना हो सकता है? ये टापू है, कोई हवेली है, या कोई जहाज है? अब तक तो हमें यह भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर से भागने की आवाज आई, और ये आवाज एक कोने से आई थी। वो काफी छोटा सा कोना था, अंधेरा कोना था, जहां से आवाज का आना बड़ा अजीब लगा। जब हम दोनों चलकर उस तरफ गए, हमारी आंखों के सामने जो दृश्य था उसे अनदेखा कैसे किया जा सकता था। उस कमरे में कोई था जो एक ही जगह पर भाग रहा, क्योंकि उसका सर दीवार से चिपका हुआ था, कोई इंसान जैसा। वो गला हुआ इंसान जिसका सर दीवार से ऐसे चिपका हुआ कि उसकी आंखें तो दीवार के जैसे पार ही हों, लेकिन कोई छेद के जरिए नहीं, बल्कि वो दीवार का ही हिस्सा था। शरीर भी चमकदार। उसने मोटे जूते पहने हुए, जिसे वो जमीन पर बार बार ऐसे रखता जैसे वो भाग रहा हो। एक ही जगह पर
और ये दृश्य देखने के बाद हमारी चीख निकल गई और हम उस कमरे से बाहर की तरफ भागे। जब उस गलियारे तक हम पहुंचे थे, मैंने महेश को कहा, महेश वो क्या चीज थी? महेश के पास भी कोई जवाब नहीं था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मुर्दा हो या कोई श्रापित जीव हो जो दीवार से चिपका है। फिर हम दोनों के मन में एक ही ख्याल आया, पानी में तैरती हुई हवेली। ये कोई साधारण हवेली नहीं हो सकती, ये कोई रहस्यमय हवेली है। और कहते हैं ना, समुद्र में लाखों राज छिपे होते हैं, हो सकता है ये भी उनमें से एक हो। हम एक भूतिया हवेली में हैं, अब क्या करें? मैं और महेश घबराए घबराए एक कोने में सिमट गए और हमने सोचा कि हम कोने में बैठे रहेंगे। लेकिन कुछ समय बाद जब हमारे मन में वो खजाने का ख्याल आया, तब उत्सुकता बढ़ने लगी। हमें वो नक्शा उस कमरे से निकालना नहीं चाहिए? मैंने कहा, हाँ महेश, वो नक्शा हमें अपने पास ले लेना चाहिए। वैसे भी यहाँ सुरक्षित है हम। अगर सच में इस हवेली में कोई खजाना है तो मुझे लगता है हमें खजाना ढूंढना जरूर चाहिए। जब हम इस हवेली से निकलेंगे, चाहे ये भूतिया हो या जैसी भी हो, कम से कम कुछ सोने के सिक्के अगर हमारे पास होंगे तो हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। इसमें लालच वाली बात नहीं है। अब हम यहाँ पर आए हैं तो कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा, अगर खजाना है तो ऐसी चीजें भी हमें दिख सकती हैं। हम दोबारा उस कमरे में गए। जैसे ही मैं नक्शा उठाने वाला था, फिर से वैसी ही जूतों की आवाज। ये वही इंसान जिसका सर दीवार से चिपका है, फिर भी वो भागने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे लिए एक संकेत भी था। यहाँ हो सकता है कोई श्राप हो जो इंसानों को हमेशा के लिए यहाँ कैद कर लेता हो, लेकिन अब तक हमें पूरी सच्चाई का पता नहीं लगा था। हमने हिम्मत की, दोबारा उस जीव या कहीं इंसान के पास हम गए। हमने सवाल पूछा, लेकिन वो अपने कदमों को चलाने लगा, जैसे हमारे शब्दों से सुनाई तो दे रहे हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रहा हो। फिर उसके करीब खड़े होकर बार बार सवाल पूछने के बाद हमें एक खास पैटर्न महसूस हुआ। वो अपने पैरों को तब चलाता है जब वो जवाब देना चाहता है। मुंह उसका है नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा सर दीवार से चिपका हुआ है। और करीब से जब उसका सर हमने देखा, बिल्कुल ऐसा ही था जैसे दीवार गर्मी के कारण पिघल गई हो और सर भी उसका पिघल गया हो और दोनों आपस में जुड़ गए हों। उसकी जो चमड़ी थी वो बहुत लंबे समय तक पानी में भीगे रहने के कारण जैसे फूली हुई थी। इसके बावजूद वो जिंदा था या मुर्दा जो जिंदा किया गया हो। हमारे सवालों के जवाब अपने पैरों की आवाजों से वो दे रहा था। लेकिन हमने बस इतना ही समझा, अगर वो जूतों की आवाज करता है उसका मतलब है हाँ, अगर वो आवाज नहीं करता उसका मतलब है ना। और हमने उसको कहा, क्या ये ठीक है? और उसने जूते की आवाज से हाँ में जवाब दे दिया। अब हम ऐसे सवाल उससे पूछ सकते थे जिसका जवाब वो हाँ या ना में दे सकता था, और इससे हम कुछ न कुछ तो समझ पाते। तो हमने सबसे पहले उससे यही सवाल पूछा, क्या हम इस हवेली में सुरक्षित हैं? और उसने जूतों से आवाज बिल्कुल नहीं की। ये हमारे लिए काफी खौफनाक जवाब था, यानी हम इस हवेली में सुरक्षित नहीं हैं। फिर मैंने उससे कांपते कांपते ये सवाल पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? और वो जोर जोर से अपने पैरों को जमीन पर पटकने लगा, और वो इतनी तेजी से जमीन पर अपने पैरों को पटकने लगा था कि शोर होने लगा, और शोर इतना ज्यादा कि पूरे के पूरे कमरे में आवाज गूंजने लगी। और फिर उस दीवार से कई चेहरे बाहर की तरफ निकले। कई चेहरे, ऐसा लग रहा जैसे वो जो ईंटों की दीवारें हैं ना, वो अपना आकार बदल रही हैं। चेहरे निकले थे और वो सब हंसने लगे। दीवार पर 10 चेहरे उभरे। वो हंस रहे, हमारे ऊपर हंसते जा रहे, और हम उस इंसान से कोई सवाल पूछ पाते उससे पहले ही उन्होंने चेतावनी देना शुरू कर दिया, चले जाओ, चले जाओ। इस कमरे में जितने समय तक रहोगे, ये कमरा तुम्हें खुद में समा लेगा।
चले जाओ, जो लेने आए हो उसे लेकर चले जाओ। हम डरे। हम उस कमरे से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन महेश ने बाहर निकलते निकलते उस नक्शे को जरूर निकाल लिया। वो नक्शा अब उसके हाथ में था। हम फिर से एक दीवार के पास। मैंने कोशिश की दरवाजा खोलने की। बाहर का दरवाजा खुलते ही जैसे पानी ऊंची ऊंची लहरों के जरिए नजर आ रहा था। ऐसा लगने लगा ये हवेली पानी में समा जाएगी। दरवाजा बंद करते ही हवेली का हिलना पूरी तरह से बंद हो जाता। बाहर तूफान इतना खौफनाक था कि दरवाजा लंबे समय तक खुला रखना भी हमारी जान के लिए खतरा बन सकता था। लेकिन दरवाजे को बंद करते ही इस हवेली में कोई जादू था कि हवेली हिलना तक बंद करती और बिल्कुल किसी साधारण और शांत जगह की हवेली की तरह महसूस करवाती। फिर वो नक्शे को पकड़े मैं और महेश सोच रहे, ये खजाना ऊपर है, लेकिन क्या हमें ऊपर जाना चाहिए? ये जगह बहुत खतरनाक है। ऐसी जगह इंसान कैद हो जाते हैं। खजाना मिले या ना मिले, लेकिन हमारा जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। हम दोनों इस बात पर सहमत थे, लेकिन फिर भी यकीन कीजिए, सोना इरादों को बदल देता है। इसके बाद मैंने और महेश ने यही डिसीजन लिया, हमें ऊपर चलकर देखना चाहिए। हम जितनी ऊंचाई पर रहेंगे हम दूर तक देख सकते हैं, बाहर भी देख पाएंगे। अगर कोई मदद आई तो यहां से जल्द निकलने की कोशिश करेंगे। ये सोचकर हम सीढ़ियां चढ़े। दूसरी मंजिल पर हमें सबसे पहले वाले कमरे से सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगी थी। ये आवाज किसी लड़की की लग रही, इसीलिए हम भी धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए एक बार उस कमरे में झांकना चाहते थे, क्योंकि यहां हमें कोई और काम नहीं था और हम बस ऊपरी मंजिल पर यह देखना चाहते थे खजाना है या नहीं। लेकिन इस कमरे में हमें एक लड़की नजर आई जो एक बेड पर बैठी हुई। साधारण कमरा लग रहा था, जैसे किसी होटल का कमरा हो। वो लड़की ने जैसे ही हमारी तरफ देखा वो डर गई और डर कर बेड के नीचे छिप गई। हम भी थोड़े डरे। हमें उम्मीद नहीं थी कि यहां हमें कोई नजर आएगा। इतनी आवाजें लगाने के बाद भी किसी ने जवाब नहीं दिया था, तो हमें लगा था यहां कोई मौजूद नहीं है। लेकिन अब ये लड़की। फिर कुछ समय अपनी सांसों को थामने के बाद हमने उस कमरे में पैर रखा। फिर उस लड़की को आवाज लगाई। वो लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो ऐसे छिपी हुई थी जैसे वो चाहती थी कि हम यहां ढूंढे, वो ना मिले और हम चले जाएं। फिर महेश ने बेड के नीचे झांका। वो सहम कर बैठी, सिकुड़ी हुई और रो रो कर कहने लगी, छोड़ दो मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। और मैंने उसे संभालने की कोशिश की। डरो मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। देखो, हम मुसीबत में थे, हमें तो इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम बेड से बाहर आ सकती हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी जैसे किसी पर भरोसा करती ही ना हो। कुछ समय उसे समझाने के बाद उसकी हिम्मत हुई बेड से बाहर आने की, लेकिन उसने हमें साफ कह दिया, थोड़ा दूर हो जाओ। वो जवाब दे सकती थी, बहुत कुछ ऐसा बता सकती थी जो हमें नहीं पता। फिर वो बेड से बाहर निकली और बेड के ऊपर बैठ गई। मैंने उससे सवाल पूछा, तुम कौन हो और यहां ऐसे कैसे बैठी हो, ये कैसी जगह है? फिर वो बताने लगी, ये एक हवेली है, एक समुद्री हवेली। अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता तो समुद्री हवेली समंदर में पाई जाने वाली एक ऐसी रहस्यमय जगह है जहां जो समुद्री लुटेरे हैं या समुद्र के जानकार अपना खजाना छिपाते हैं या अपनी वो चीजें रखते हैं जो वो नहीं चाहते कोई ढूंढ पाए। उस लड़की के पिता एक समुद्री लुटेरे थे जो लूटपाट किया करते, और ऐसी हवेली के बारे में उसके पिता को पता था और यहां उसके पिता उसे छोड़कर जाया करते थे। लेकिन फिर उसने बताया यहां कुछ ऐसा हुआ जिसने कई लोगों को मारा। ना सिर्फ उसके पिता यहां मारे गए, यहां रहने वाले और भी लोग मारे गए। ये साधारण हवेली की तरह था
जिसे सिर्फ तूफानी रात को ही ढूंढा जा सकता था। लेकिन कुछ लोग जिन्हें इसके बारे में पता लग गया और इस हवेली को कत्लेआम में बदल कर रख दिया। वो लड़की किसी तरह बच गई। वो लोग कहाँ हैं उसे नहीं पता, लेकिन वो इतना ज़रूर जानती है कि उसके पिता हो सकता है उसे ढूंढते हुए वापस आए और तब तक उसे जिंदा बचे रहना होगा। कोई अपना, वो सिर्फ उसी के साथ यहाँ से बाहर जाएगी। हम दोनों हैरान। उसकी बातें हमारे तर्क से मेल नहीं खा रही थी। वो कब से यहाँ पर है? हमने उससे सवाल पूछा और उसका जवाब 1 साल था। वो 1 साल से इस हवेली में है। फिर हमने पूछा, 1 साल से ये हवेली है कहाँ पर? क्या यहाँ बिना तूफान के आया नहीं जा सकता? उसे इसके बारे में और नहीं पता था जितना उसके पिता ने बताया था। वो सिर्फ इतना ही जानती थी। और फिर उसने कहा, तुम्हें जिस चीज की इच्छा होती है ना, नीचे वाले कमरे में वैसा खाना मिलता है, एक कमरे में वैसे कपड़े मिलते हैं और बाकी कमरों में भी ऐसी चीजें मिलती हैं। जिसकी इच्छा रखते हो वो चीजें मिलती हैं। यही इस हवेली का रहस्य है। यहाँ कोई भूखा या प्यासा मर नहीं सकता। लेकिन अगर कोई यहाँ आ जाए जिसके इरादे गलत हों, वो क्या कर सकता है मैं देख चुकी हूं। तुम कौन हो? उसने हमसे सवाल पूछा और हमने अपना जवाब बता दिया कि हम तो सिर्फ भटके हुए मछुआरे हैं। हमें हवेली नजर आई तो लगा ये कोई कश्ती होगी या कुछ और बचने के लिए हम हवेली के अंदर आ गए। हमने उसे समझाया कि हम उसके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे, बल्कि तूफान के छंटने से हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और वो कहने लगी, तूफान छटने में समय लगेगा। मैं ऐसे तूफान पहले भी देख चुकी हूँ। तूफान छटने में काफ़ी समय लग सकता है। तब तक यहाँ रहो और किसी को नुकसान मत पहुँचाना। मैं तुम्हें बताऊंगी यहाँ सुरक्षित कैसे रहा जा सकता है। हमें एक ऐसा इंसान मिल गया था जो इस जगह के बारे में जानता था, तो हमें और क्या चाहिए था? हमारे सवाल पर सवाल, और वो बिल्कुल चुप्पी बनाकर सवालों को शांत करने की कोशिश कर रही। शायद डर रही थी, हर राज हमें बताना नहीं चाहती थी। तो हमने वो नक्शा उसके सामने रखा और फिर वो डर गई और कहने लगी, यही है मौत की वजह। इसे ही ढूंढने के लिए लोग आते हैं। यहाँ छिपाई गई वो चीज़ें जो लोग सोचते हैं समुद्र में डूब चुकी हैं, वो असल में इस हवेली में आ जाती हैं। वो खजाना बहुत ज़्यादा है। उसकी लालच में कुछ बुरा तो नहीं करोगे? उसकी ये बात सुनने के बाद मैंने महेश की तरफ देखा और फिर उस लड़की से सवाल पूछा, कितना है खजाना? और उसने जवाब दिया, उतना जितना तुम गिन तक नहीं सकते। और ये सुनते ही हमारी आंखें खुल गई और हम ये सोचने लगे थे, अगर हमारे सामने इतना खजाना हो तो हम क्या करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस निर्णय पर अपने दिमाग में भी पहुंच पाते, उस लड़की ने कह दिया, ये सोना जितना ज़्यादा होता है ना, उतनी परेशानी भी बड़ी होती है। सोना दिमाग पर असर करता है, तुम बहक तो नहीं जाओगे ना? हमने ना में जवाब दिया था, लेकिन हमारे मन में कुछ अलग था। हम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे, लेकिन अगर यहां ढेर सारा खजाना है तो उसमें से कुछ तो लिया जा सकता है। जब हम यहां से बाहर निकलेंगे, खजाने को साथ लेकर जाएंगे और काफी कमी होगा, जिससे हमारी जिंदगी बदल सकती है। और अगर हम उस लड़की की कोई मदद भी कर सकें तो हम वो भी करने की कोशिश करेंगे। मैंने उसको कहा, क्या तुम वो खजाने का रास्ता दिखा सकती हो, हमारी मदद कर सकती हो? क्योंकि हमें लगता है ये हवेली साधारण नहीं है, ये रहस्यमय है, ये भूतिया है। और उसने कहा, हाँ, ये रहस्यों से भरी पड़ी है। मैं कभी भी तीसरी मंजिल पर नहीं गई और दूसरी मंजिल के इस कमरे से मैं सीधा नीचे ही जाती हूँ। नीचे खतरा कम है, इस मंजिल पर खतरा ज़्यादा, और तीसरे पर खतरा बहुत ज़्यादा, और चौथे पर तो मौत बिछी हुई है। उनसे बचने का रास्ता मेरे पिता ने ज़रूर बताया है कि कभी बहुत मुश्किल बढ़ जाए तो अपने से ऊपरी मंजिल पर जाओ। वहाँ खतरा ऐसा है, अगर तुम समझते हो तो बाकी खतरों से बचा जा सकता है।
हमने उस लड़की को नक्शा दिखाया और वो लड़की बताने लगी कि ये नक्शे में हम कैसे खजाना ढूंढ सकते हैं। भले ही ऊपर वाले कमरे में खजाना दिखाया जा रहा है, लेकिन वो कमरा खाली है। उसकी दीवारों में खजाना है, लेकिन अगर आप उन दीवारों को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा। तीसरी मंजिल पर एक कमरे में औजार पड़े हैं और वहां पर कुल्हाड़ी, फावड़ा, ऐसी चीजें। वहां से वो औजारों को लेना होगा। उन औजारों से चौथी मंजिल की उस दीवार को तोड़ना होगा, तो उससे खजाना निकलेगा। और खजाना उस सीधा दीवार से नहीं, बल्कि दीवार के दूसरी तरफ हवेली के बाहरी दीवार से निकलेगा और वहां से उसे निकालकर नीचे तक लेकर आना है। इस तरह से ही खजाने को लिया जा सकता है और ये सबसे खतरनाक तरीका है। लेकिन भूत, प्रेत और शैतानी शक्तियां रोकने की कोशिश जरूर करेंगी। एक बचने का तरीका है लाल लालटेन। तीसरी मंजिल पर एक कमरे में मिलेगी लाल लालटेन। अगर आपके पास वो लाल लालटेन है तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस लड़की ने हमें यह तरीका बताया था। आखिर ये तरीका काम करेगा या नहीं हमें नहीं पता था, लेकिन हमें उसे अपने साथ लेना था क्योंकि हमारे लिए काफी मुश्किल काम था। तीसरी मंजिल पर मुश्किल काम है तो चौथी मंजिल कैसी होगी। हमने उस लड़की को साथ लिया। दूसरी मंजिल पर हमने कहीं देखा ही नहीं कि क्या चीज है। फिर हम तीसरी मंजिल तक पहुंचे। वहां कई कमरे थे, भूल भुलैया थी, एक किले के समान, लेकिन छोटी छोटी गलियों से निकलने का रास्ता उस लड़की ने वो नक्शे के जरिए बताया और हम वहां से निकलते गए। और इस तरह हम पहुंचे औजारों वाले कमरे में। औजारों वाले कमरे की दीवारों से कई हाथ निकले हुए थे और वो मुर्दों के हाथ थे। वो लोग जो हवेली में मारे जाते हैं वो यहीं चिनवा दिए जाते हैं। पक्के तौर पर उनकी कभी मौत नहीं होती। इसी तरह उन्हें जीवन मिलता है, मृत्यु के बाद का जीवन। ये बाकियों को भी वो खजाने तक पहुंचने नहीं देते, रोकने की कोशिश करते हैं और इन्हीं से बचना है। बड़ी मुश्किल से बचे थे। सीढ़ियों के पास से निकलना काफी मुश्किल का काम था, लेकिन अंततः हम उन औजारों तक पहुंचे। कुल्हाड़ी, फावड़ा, हमने सब कुछ उठा लिया था और तीसरी मंजिल से हम ऐसे बाहर निकल पाए। फिर सीढ़ी चढ़कर चौथी मंजिल पर। तीसरी मंजिल के कई कमरों से कराहने की, रोने की, काटने की, चिल्लाने की, बच्चों की, पानी की कई आवाजें आ रही थी। बड़ी डरावनी थी। कुछ जगह तो जैसे लोग पुकार रहे हों कि हमारी मदद करो, लेकिन हम किसी की मदद नहीं कर सकते थे। वो लड़की ने जैसा बताया हम वैसा करने लगे। यहां खतरा बहुत ज्यादा था। चौथी मंजिल के उस कमरे तक पहुंचने के लिए हमें एक गलियारे से भाग कर निकलना था और उस लड़की ने यह भी कहा था, यहां रुकना मत, चाहे जो नजर आए, अच्छी चीज या बुरी चीज, जो यहां पर रुकेगा वो मारा जाएगा। फिर हम उस गलियारे से भागने लगे। जो फर्श था ना, वो पानी की तरह लग रहा, जैसे हम पानी में गिर जाएंगे। भाग ही नहीं सकते ये लगा, लेकिन पैर पानी पर चल रहे। महेश एक बार फिसलकर गिरने वाला था। मैंने उसे पकड़ा और वो लड़की के साथ हम उस गलियारे को पार कर गए। कई भूल भुलैया वाली छोटी छोटी गलियां, एक लाइब्रेरी भी नजर आई हमें। एक ऐसा कमरा था जिसमें हीरे ज्वारात पड़े हुए, और उस लड़की ने कहा था, चौथी मंजिल पर जो मिलता है आसानी से वो हमारा नहीं है, जो मुश्किल से और मेहनत से मिलता है वो अपना है। किसी भी चीज को उठाना मत, ये श्रापित चीजें हैं। उसकी बताई ये बातें हमारी समझ में आ रही और उस गली से निकलकर हम एक ऐसी जगह पहुंचे, एक बड़ा रास्ता जो कब्रिस्तान की तरह था। वहां ताबूत पड़े थे और हर एक ताबूत में एक शैतानी ताकत। हमें हर एक ताबूत के ऊपर से पैर ऐसे निकालना था कि ताबूत जरा भी छूना नहीं चाहिए। उसने बताया था, अगर किसी भी ताबूत पर पैर लगता है तो उसे हमारी ऊर्जा मिलेगी और वो जो भी शैतान है वो उठकर खड़ा हो जाएगा। और हमने बिना ताबूत को छुए वो रास्ता पार किया।
अंततः हम उस कमरे तक पहुंचे जो पूरी तरह से खाली था। इसे देखकर वो लड़की रोने लगी थी और उसने बताया कि मेरे पिता हमेशा यहाँ आया करते थे। वो कहते थे ये सबसे सुरक्षित जगह है, यहाँ तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं। नक्शा झूठ दिखाता है और जो इसे सही से समझ पाते हैं वही यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ बहुत बड़ा खजाना है इन दीवारों में छिपा। हर बार दीवार जो भी चीज़ आप लेकर आते हैं उसे खुद में समा लेती है और छिपा लेती है, और बाहर निकालने का एक ही तरीका, औजार जो नीचे की मंजिल से हैं दीवार पर मारो और खजाना दूसरी तरफ। खतरे से भरा होगा खजाने को ढूंढना, क्योंकि तुम्हें बाहर लटक कर हर एक चीज को लेकर आना होगा। हम डरे हुए थे, लेकिन हमने वो काम करना शुरू कर दिया। दीवार पर फावड़े के जरिए मैं चोट करता गया। एक छेद हुआ और फिर उस लड़की ने कहा, रुको, अब ऐसा ही छेद बाहरी तरफ होगा। तुम्हें दीवार के साथ सटते हुए, तूफान से बचते हुए बाहर जाना है और जो वहां से निकलता है उसे लेकर यहां तक आना होगा। और ऐसा करने के लिए हमें बहुत हिम्मत की जरूरत थी और हम यहां तक पहुंचते पहुंचते थक भी बहुत ज्यादा चुके थे। इसीलिए हमने कुछ समय आराम किया। वो दिन ऐसे ही निकल चुका था। तूफान छंट नहीं रहा था और यहां ऐसा तूफान कि दिन में ही रात हुई पड़ी, लेकिन हवेली के अंदर सब कुछ सुरक्षित। जब उस खिड़की से मैं बाहर लटका था ना एक रस्सी के जरिए, ऐसा लग रहा था ये समंदर अंतहीन है, समा लेगा मुझे खुद में। और दीवार से सटते सटते, बिल्कुल चिपकते चिपकते मैं दूसरी तरफ गया और वहां मुझे वो छेद मिला जिसमें 3 सोने के सिक्के थे। दीवार को तोड़ने से ये सिक्के मिले तो मैं उन सिक्कों को लेकर कमरे में आ गया। काफी मेहनत का काम होगा ये, और इन सिक्कों को संभालना भी एक मुश्किल का काम। फिर उन सिक्कों को लेकर हम निचली मंजिल तक आए और फिर उसी बेडरूम वाले कमरे में उन सिक्कों को रखा। अब हमारे लिए ये था कि इसी तरह ऊपर से खजाना निकालते हुए हमें नीचे लेकर आना है और फिर जब तूफान छटे तो यहां से लेकर निकलना है। सबसे सुरक्षित जगह ये बेडरूम है, वरना ऊपर खतरा बहुत ज्यादा है। हमने काफी लंबा समय उस कमरे में बिताया। कपड़े नीचे वाले कमरे से आसानी से लिए जा सकते थे। खाना भी उस कमरे में अपनी मर्जी का मिलता। मछली खाने का मन होता, उस कमरे से बाहर जाओ और दोबारा अंदर जाओ तो मछली मिलती, मनपसंद खाना मिलता। ऐसा लग रहा था यहां ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन अगले कुछ दिनों तक हम चौथी मंजिल पर जाकर बाहर से सिक्के, सोने की सिल्लियां, चांदी के सिक्के या और भी आभूषण इकट्ठा करते गए और उस बेडरूम में एक लकड़ी के बक्से को हमने भर दिया। यहां तूफान छटने का नाम नहीं ले रहा था। जैसा कि बताया गया था कि 3-4 दिनों तक ये तूफान रहेगा, फिर मौसम शांत हो जाएगा। लेकिन लगभग 8 से 10 दिनों तक हम सोना इकट्ठा करते तो रहे, लेकिन तूफान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली से बाहर पैर रखने पर यह तूफान हमें निगल जाएगा। उस लड़की से मैंने सवाल पूछा था, ये तूफान खत्म क्यों नहीं हो रहा है? और उसने कहा था, तूफान तो साधारण ही है, खत्म हो जाना चाहिए और तूफान खत्म होने पर यह हवेली बिल्कुल स्थिर हो जाएगी। लगता है ये चक्रवात है, ये लंबा समय चलेगा। 20 दिन बीत चुके थे, तूफान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हमारे पास बक्सा भर के सोना था, लेकिन इसे यहां से निकालना कैसे है हमें ये नहीं पता था। वो लड़की जैसा कहती हम वैसा करते। यहीं पर हम रहने लगे थे, लेकिन इसे छोड़ना था हमें। भले ही दोबारा ये हवेली हमें मिले या ना मिले, लेकिन इस बार इतना सोना था कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने कहा था उसे, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? जब ये तूफान छटेगा तो मैं नहीं चाहता तुम यहां पर रहो। उसने कहा, मेरे पिता आएंगे, मैं उनका इंतजार कर रही हूं। मैंने कहा था, शायद ऐसा कभी ना हो। कभी कभी जो चले जाते हैं वो वापस नहीं आते, और जैसे यहां पर हालात हैं, किसी को इस हवेली के बारे में कैसे पता लगा होगा? हो सकता है तुम्हारे पिता से ही पता लगा हो।
और तुम्हारे पिता को कोई नुकसान पहुंचा हो। वो नहीं मान रही थी, बल्कि उसका कहना था कि तुम भी यहां पर रहो, खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, सब कुछ मिलता है जो हमें चाहिए। आखिर हम इस जगह को क्यों छोड़ना चाहेंगे जबकि बाहर इतना ज्यादा खतरा है। उस हवेली के साथ बंधी हुई वो कश्ती हमारा इंतजार कर रही थी, लेकिन इस जगह को छोड़कर जाया कैसे जाए ये समझ में नहीं आ रहा। और इतने दिनों में ये भी पता लग गया था, ये तूफान शायद कभी खत्म नहीं होगा। वो लड़की शायद सच बोल ही नहीं रही। तूफान का कोई अंत था ही नहीं। इसीलिए जितनी बार भी दरवाजा खोलकर बाहर जाने की हिम्मत करते हम, तूफान हमें धकेल कर अंदर भेज देता। मौत बाहर, जिंदगी अंदर। हम कैदी थे उस हवेली के, मैं और महेश, कई महीनों तक उसी हवेली में। धीरे धीरे हमें ऐसा लग रहा कि हम इसे कभी नहीं छोड़ सकते। तूफान खत्म नहीं होता, लहरें बार बार धकेल कर यहीं ले आती हैं। बाहर मौत, अंदर जिंदगी। हमें जिंदगी चुननी चाहिए या मौत। सोना अब कीमती नहीं लग रहा था, खजाना तो बिल्कुल बेकार लगने लगा था। सोना चांदी क्या है जब हम कैद को छोड़ ही ना सके, इसे कहीं ले जा ही ना सके। इसके बाद हमने हवेली में घूमना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मौत से डर नहीं लगता था। अब ऐसा लगता यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। ये हवेली नहीं है, ये एक कैद है। और फिर हवेली के अलग अलग कमरों में कंकाल मिल रहे थे, पुराने कपड़े मिल रहे थे, सबूत मिल रहे थे कि इससे पहले यहां बहुत लोग आ चुके हैं और शायद वो कभी इस हवेली को छोड़ ही नहीं पाए। ये देखने के बाद आंखें चकाचौंध हो गई थी। हमें इस हवेली को छोड़ना ही था, वरना हमेशा यहीं पर रहते और हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही हो जाती जैसी बाकियों की है। वो लड़की के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? यहां उस लड़की के सिवा कोई और जिंदा नहीं है। वो कैसे बच गई? और बाकियों के साथ क्या हुआ जो खजाना ढूंढने के लिए आए थे? खजाने को पाना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था, तो बाकी गायब हो गए या समा गए इस हवेली में। ये वो आखिरी समय था हमारा हवेली में। मैंने और महेश ने मन बनाया, चाहे जो हो जाए, चाहे समुद्री पानी हमें खुद में समा ले, लेकिन हमें इस हवेली को छोड़ना ही होगा। ये हवेली हमें जाने नहीं देगी। और उसके बाद वो लड़की ने हमसे झगड़ा किया। वो कह रही थी, मेरे साथ जाओ, कुछ समय और, मेरे पिता आएंगे। वो हमें रोकने की कोशिश कर रही थी और हम रुके नहीं। उसने लड़ने की कोशिश की, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वो सोना हमारे किसी काम का नहीं था। वो कश्ती को भारी कर देता। हम दोनों उस कश्ती में चप्पू को चलाते चलाते किसी तरह लहरों को चीरते हवेली से दूर निकलते गए और लहरें धीरे धीरे कम होती चली गई। 100 मीटर की दूरी हमने बनाई थी, हवेली हवा में लोप हो गई। सूरज की किरणें आसमान से हमारे ऊपर पड़ने लगी थी। बिल्कुल साफ मौसम, लहरें बिल्कुल नहीं थी। ऐसा लगा जैसे हम उस रहस्य से बाहर निकल गए। जैसे उस हवेली के अंदर जाना बड़ा खौफनाक अनुभव था, उससे बाहर आना भी एक खौफनाक अनुभव। आपको अपने मन पर काबू पाना पड़ता है। बहुत समय उस कश्ती पर रहे थे हम, भूखे प्यासे। और एक और मछुआरा जब कश्ती लेकर वहां से जा रहा, शायद उसकी नजर हम पर पड़ी होगी। हम चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और इस तरह हमें बचाया गया। वापिस आने के बाद हम जो बता रहे, कोई उस पर यकीन कर ही नहीं रहा। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि हमने उस तूफान में हवेली को देखा और इतना लंबा समय हम हवेली में बिताकर आए जहां बहुत ज्यादा खजाना है। हर कोई यही कहता कि हम समुद्र में भटक गए थे। पता नहीं कैसे हम तूफान से तो बच गए, शायद उसके बाद भूख प्यास से हम पागल हो गए थे। लेकिन जो हमने अनुभव किया था वो हमारी आप बीती है। शायद कोई इस पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे ही होते हैं जिन पर कोई यकीन नहीं करता
और अब हमें अपनी भावनाएं समझ में आ रही हैं। वो हवेली हम पर हावी हो रही थी। वहां कोई खजाना नहीं था, वहां कोई लड़की नहीं थी। वो एक जादुई रहस्यमय शैतानी हवेली थी जो चाहती थी जो उसमें आए हमेशा के लिए कैदी बनकर रह जाए। जो लोग वहां थे मुर्दा, वो भी हमारी तरह वहीं रहने वाले लोग जो हवेली को शायद कभी छोड़ ही नहीं पाए थे।